इस बार एल्डेस्ट प्रिंस की वापसी का मेन रीजन नॉर्दर्न ची की एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ मैरिज अलायंस पूरा करना है। मुझे लगता है कि ये एक डबल हैप्पीनेस है। जहां तक फैन फैमिली की बेटी फैन रुओ रुओ और प्रिंस जिंग के एयर अपैरेंट की शादी की बात है, तो उसके लिए भी एक डेट चुनी जा सकती है। फैन सियान का मुंह खुला रह गया। रुओ रुओ, प्रिंस जिंग का एयर अपैरेंट। डिस्कशन खत्म हुई। फैन सियान ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैं आज्ञा लेता हूं। सिर्फ क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस ने मुस्कुराकर उसे गुड बाय कहा। पर जैसे ही फैन सियान वहां से गया, उनके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। फैन सियान चलते हुए सोचने लगा, रुओ रुओ, प्रिंस जिंग का एयर अपैरेंट। फैन सियान की अचानक रुओ रुओ से मुलाकात हुई। रुओ रुओ, क्या तुमने सुना? रुओ रुओ ने सर हिलाया। फादर ने मुझे पहले ही बता दिया था। आप सबने ये सब पहले ही अरेंज कर लिया था। फैन सियान ने उसके लगेज की तरफ देखा। घर से भाग रही हो? क्या इतने बैंक नोट्स काफी रहेंगे? बाहर बहुत खतरा है और तुम्हारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नहीं है। रुओ रुओ ने एक चाकू निकाला। मैं ये साथ लाई हूं। फैन सियान खामोश हो गया। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मैं इस मैटर को रिजॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें कभी वो करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। रुओ रुओ ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे आप पर भरोसा है भाई। बस बात यह है कि आपकी खुद की सिचुएशन मेरी सिचुएशन से बेहतर नहीं है। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती। फैन सियान हैरान था। मैं तो सक्सेस की राह पर हूं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मेरी सिचुएशन सही नहीं है? रुओ रुओ ने दुख से सर झुकाया और कहा, इस वक्त आप पर सबकी नजर है। हर फैक्शन आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। किसी फैक्शन को ज्वाइन करना भी ठीक नहीं है और ना करना भी मुश्किल है। अकेले रॉयल ट्रेजरी को संभालना, ये सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है। फैन सियान ने सर हिलाया। इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, फिर भी सिर्फ तुम ही मुझे सबसे बेहतर समझती हो। पर तुम्हारा मैटर दुनिया में सबसे अर्जेंट है। मैं इसे अरेंज करने में जरूर हेल्प करूंगा। ये कहकर उसने रुओ रुओ का लगेज ले लिया। रुओ रुओ ने पूछा, वैसे भाई आज आपका कोर्ट सेशन कैसा रहा? फैन सियान ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर खड़ा था, मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। हालांकि कोर्ट डिसमिस होने के बाद हिज मैजेस्टी ने मुझे और कुछ प्रिंसेस को रोककर फैमिली मैटर्स पर बात करने के लिए कहा। रुओ रुओ हैरान थी। भाई, आपने हिज मैजेस्टी और प्रिंसेस के साथ फैमिली मैटर्स पर बात की? फैन सियान ने तेवर चढ़ा लिए और कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग तेज चल रहा था। क्राउन प्रिंस दिखने में सिंपल और सीधा लगता है, पर प्रिंसेस रॉयल ली यून रुई क्राउन प्रिंस की साइड है। उसने रॉयल ट्रेजरी को कंट्रोल किया, नॉर्दर्न ची के साथ स्मगलिंग की और उस इतनी बड़ी रकम का ठिकाना अभी तक अननोन है। क्राउन प्रिंस को जरूर उसमें बड़ा हिस्सा मिला होगा। अब जब वो कैपिटल छोड़ चुकी है, उसकी पावर कम हो गई है। इसलिए क्राउन प्रिंस मुझे अपनी तरफ करना चाहता है। मुझे डर है कि किसी भी वक्त अगर प्रिंसेस रॉयल ने उसे उकसाया तो वो मेरी पीठ में छुरा भोंकने से पीछे नहीं हटेगा। इस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेकंड प्रिंस फ्री स्पिरिटेड लगता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे पावर नहीं चाहिए। पर अगर वो सच में इतना शरीफ है तो एक आइडल प्रिंस बनकर क्यों नहीं रहता? रही बात एल्डेस्ट प्रिंस की, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला, जब तक हमारे बीच इंटरेस्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। रुओ रुओ ने भी चिंता से फानशियन की तरफ देखा। भाई की सिचुएशन सच में आसान नहीं है। सरफेस पर तो ये बहुत बड़ी बात लगती है, पर रियलिटी में ये पतली बर्फ पर चलने जैसा है। फानशियन सोच में डूब गया। सबसे अजीब बात यह है कि हिज मैजेस्टी पैलेस से बाहर श्वानकोंग टेम्पल जाना चाहते हैं मेरी तरफ से शुक्राना अदा करने के लिए। किंग एम्परर की बातें याद करते हुए, इन कुछ दिनों में तुम भाइयों को आपस में ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। फानशियन परेशान था। हिज मैजेस्टी मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, पर बात इतनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। मेरे पास एक बहुत बोल्ड गैस है। सुपरवाइजरी काउंसिल में चेन पिंगपिंग ने सबसे इंट्रो करवाया। ये सुपरवाइजरी काउंसिल के कमिश्नर फानशियन हैं, जो अभी नॉर्दर्न ची से वापस आए हैं। फानशियन ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मैं फ्यूचर में आप सबके गाइडेंस की उम्मीद करता हूं। चेन पिंगपिंग ने सर हिलाया और कहा, तुमने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया है। अब से रॉयल ट्रेजरी का चार्ज लेना और सुपरवाइजरी काउंसिल को संभालना दोनों लॉजिकल बातें हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। रॉयल ट्रेजरी तुम्हारी है, सुपरवाइजरी काउंसिल भी तुम्हें सौंप दी गई है। चाहे तुम जो भी करना चाहो, मैं, काउंट सिनान और लिन रूवफू तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसी सिचुएशन के साथ मैं उस यंग लेडी मतलब फानशियन की मां को जवाब दे पाऊंगा। ये देखकर के फानशियन उसकी बातों पर फोकस नहीं कर रहा, चेन पिंगपिंग ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? फानशियन ने कहा, मेरे पास वाकई एक सवाल है और मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूं। चेन पिंगपिंग ने जवाब दिया, फानशियन ने पूछा, क्या मैं काउंट सिनान का बायोलॉजिकल बेटा हूं? एक लंबी खामोशी के बाद फानशियन ने फिर पूछा, क्या मैं काउंट सिनान का बायोलॉजिकल बेटा हूं? चेन पिंगपिंग खामोश रहा। कुछ देर बाद उसने सर हिलाया और कहा, तुम्हें ये उनसे पूछना चाहिए। फानशियन ने दुख से कहा,
पर वो मुझे नहीं बताएंगे। हालांकि चेन पिंगपिंग ने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, पर इशारा साफ था। उसने कहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इन डिस्प्यूट्स में फंसो। तुम एक समझदार बच्चे हो, कुछ ही क्लूज से तुम सच्चाई का पता लगा लोगे। फांशियन समझदार था और तुरंत समझ गया, तो ये बात है। वो एक अनएक्नॉलेज्ड प्रिंस यानी नाजायज राजकुमार था। फिर पिंग पिंग फांशियन को कोर्टयार्ड में टहलाने ले गया और चलते हुए बोला, देखो, ये सब तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। ये सुनकर फांशियन के ठंडे पसीने छूट गए। क्या बाकी सबको इस बारे में पता है? चेन पिंगपिंग ने तंज कसा, क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि बाकी प्रिंसेस को अंदर की कहानी पता है और वो तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिंसेस रॉयल इसी वजह से तुम्हारा अपोज कर रही है? फांशियन सच में वरीड था। हाँ, पहले रॉयल ट्रेजरी को कंट्रोल करना, फिर सुपरवाइजरी काउंसिल का चार्ज लेना, और सारे प्रिंसेस मुझ पर तोहफे बरसा रहे हैं, किसी को भी शक क्यों नहीं होगा? चेन पिंगपिंग ने आगे कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, हिज मैजेस्टी बहुत खुश हैं। अगर वो कुछ छुपाना चाहते तो तुम कभी पता नहीं लगा पाते। फांशियन ने अपना सर खुजलाया, तो मेरी ही गलती है। उसने फिर कहा, अगर सच में ऐसा है तो मैं इससे बच नहीं सकता। चेन पिंगपिंग ने सर हिलाया, ये सब किस्मत का खेल है, अच्छा है कि जल्दी पता चल गया। उसने आगे हिदायत दी, चिंता मत करो, जिन दुश्मनों की तुम फिक्र कर रहे हो वो सब कागजी शेर यानी पेपर टाइगर्स हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है। सदर्न किंग में सच में एक बहुत पावरफुल इंसान है, पर वो सिर्फ एक ही है, और वो है हिज मैजेस्टी। याद रखना, एक लॉयल सब्जेक्ट होने का फर्ज निभाओ, तभी तुम सेफ रहोगे। बाकी चीजें मैं अरेंज कर दूंगा। कुछ दिनों बाद स्वानकोंग टेम्पल का इवेंट शुरू हुआ। स्वानकोंग टेम्पल अपने नाम की तरह एक पहाड़ पर बना था, जहां लकड़ी के खंभों को एक के ऊपर एक टिकाकर वर्टिकल क्लिफ में फंसा दिया गया था। कहा जाता है कि ये सदर्न किंग का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे किसी अननोन साल में उन साधुओं ने बनाया था जो डिवाइन टेम्पल को मानते थे। ये ब्रिक्स और स्टोन से बना था। मंदिर का मकसद सुप्रीम लाइट को दिखाना है, दुनिया को अच्छाई की तरफ ले जाना है। स्वानकोंग टेम्पल दुनिया के मामलों में दखल नहीं देता, पर हजारों सालों से इसने खामोशी से बड़े बदलाव लाए हैं। लोगों के दिलों में इसका एक सुप्रीम पोजीशन है। इसलिए हर 3 साल में सदर्न किंग की रॉयल फैमिली यहाँ एक बड़ा क्रिसैंथेमम अप्रिसिएशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। ये फेस्टिवल रॉयल फैमिली के मेंबर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का काम भी करता है। इसलिए ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स रॉयल फैमिली के वंशज होते हैं। बाहर के बहुत कम लोग या सिर्फ वो फैमिलीज जो रॉयल फैमिली के बहुत करीब हैं, उन्हें ही आने की इजाजत मिलती है। रुअर्रो उस वक्त वानर के साथ थी। दोनों बहनें चलते हुए बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। आज हम दोनों को यहाँ बुलाया गया है। हिज मैजेस्टी सच में भाई को बहुत फेवर करते हैं। सही कहा, सही कहा। वानर ने फांशियन की तरफ मुड़कर देखा, पर हस्बैंड ऐसा लग रहे हैं जैसे तकलीफ में हो। सच में पहाड़ चढ़ते वक्त फांशियन बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो चलते चलते कंप्लेन कर रहा था, क्रिसैंथेमम अप्रिसिएशन, क्रिसैंथेमम अप्रिसिएशन। फूल हैं कहाँ? कोई फूल नहीं दिख रहे, सिर्फ एक ऊंचा और खतरनाक पहाड़ दिख रहा है। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए फांशियन ने इधर उधर देखा और तेवर चढ़ाए। पेड़ों और पत्तों के अलावा कुछ नहीं है। इतनी दूर चढ़कर आओ ताकि इन प्रिंसेस और नोबल्स के साथ बातें कर सको। मैं सच में इस तरह की गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। अचानक रुअर्रो ने हाथ हिलाया और फांशियन को बुलाया, भाई जल्दी आकर देखो। फांशियन ने भी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ी, और जब उन दोनों लड़कियों के पर्सपेक्टिव से नीचे देखा तो उसके एक्सप्रेशन रिलैक्स होने लगे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सच में ऊपर से नीचे देखने पर हर जगह क्रिसैंथेमम्स यानी गुलदावदी के फूल ही फूल थे। पूरे आसमान में एक सुनहरा पीला रंग फैला हुआ था। फूल पूरे खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं, पंखुड़ियां धीरे से गिर रही थीं। सिर्फ देखने भर से ही दिल को सुकून मिल रहा था। ये सच में कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने लायक जगह है। फांशियन भी इस नज़ारे से दंग रह गया और तारीफ की, कितना सुंदर है। मैंने गलत कहा जो इतनी जल्दी जज कर लिया। वानर ने जज्बात के साथ कहा, गोल्डन क्रिसैंथेमम्स ये सच में रॉयल डमीनर को सूट करते हैं। फांशियन ने सिर हिलाया, सही है, यहाँ से स्वानकोंग टेम्पल सच में बहुत इम्पोजिंग लगता है। उसे अचानक याद आया, क्या हिज मैजेस्टी और बाकी लोग ऊपर चले गए हैं? फांशियन ने इधर उधर देखा और कहा, वैसे देखा जाए तो आज रॉयल फैमिली के लिए इतनी इंपॉर्टेंट गैदरिंग है, तो गार्ड्स रॉयल गार्ड्स क्यों नहीं हैं? अपने इतने सालों के असैसिनेशन एक्सपीरियंसेस के बेस पर वो बहुत वरिड था। श्वेनकोंग टेम्पल से नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई असैसिन आ जाए और नीचे आग लगा दे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये मनहूस बातें सुनकर किसी ने जोर से चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी मनहूस बातें मत बोलो। जिन फैमिली और ये फैमिली मिलकर इस क्रिसैंथेमम अप्रिसिएशन फेस्टिवल की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं। एक मच्छर भी पहाड़ पर नहीं उड़ सकता।
ये कहने वाला एक यंग लड़का था जिसने आर्मर पहना था और तलवार ली हुई थी। वो चिन हैंग था, चिन फैमिली का सेकंड सन, फांशियन। ओह, चिन फैमिली और ये फैमिली। अपने भाई को डेज्ड देखकर रूरो ने फांशियन के कान में समझाया, चिन फैमिली और ये फैमिली 4 बड़ी फैमिलीज में से 2 हैं। हमारी सदर्न किंग मिलिट्री के पिलर्स हैं। चिन फैमिली के पास ब्यूरो ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के चीफ की पोजीशन है, मिलिट्री में सबसे पावरफुल इंसान। और ये फैमिली ये लिंगर की फैमिली है, और 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स में से एक ये लुई युन की भी फैमिली है। फांशियन ने इस नई इंफॉर्मेशन को समझा। ओह, तो ये वो लोग हैं। चिन हैंग ने तंज कसा, तुम चिन फैमिली और ये फैमिली को भी नहीं जानते, तुम इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? फांशियन ने जब अपना नाम सुना तो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील किया। सही कहा, मैं इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा? हालांकि चिन हैंग को भी तमीज थी और उसने ज्यादा मजाक नहीं उड़ाया और जोर से अशोर किया, शॉर्ट में कहूं तो ये डिफेंस मिशन हमें मिला है, कोई गलती नहीं होगी। लॉर्ड फान, प्लीज बेफिक्र रहें। पर ऐसा लगता था जैसे किस्मत को मजाक पसंद था। जैसे ही चिन हैंग ने अपनी बात खत्म की, नीचे से कोई चिल्लाया, ये तो बुरा हुआ, पहाड़ के नीचे आग लग गई है। चिन हैंग हैरान रह गया। क्या? उसने पहाड़ के नीचे की तरफ देखा। सच में दूर बुशेस के पीछे से लपटें उठ रही थीं और काला धुआं निकल रहा था। चिन हैंग को चिंता में पसीना आने लगा। ये आग कहां से आई? क्या ये असैसिन्स हो सकते हैं? बिना कुछ सोचे फांशे नीचे कूद गया और चिन हैंग को इंस्ट्रक्ट करना नहीं भूला, तुम इन दोनों लेडीज को प्रोटेक्ट करो, मैं सिचुएशन चेक करने जाता हूं। चिन हैंग हकलाया, नहीं, मुझे पता है, तुम्हारे कहे बिना भी मैं करूंगा। फांशियन ने अपनी लाइटनेस स्किल यानी चीगोंग का यूज किया और कुछ ही लीप्स में मंदिर की छत पर पहुंच गया ऑब्जर्व करने के लिए। कहने की जरूरत नहीं थी किसी ने जानबूझकर पहाड़ के नीचे आग लगाई थी। अगर इसे ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो आग फैल जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हिज मैजेस्टी ऊपर से व्यू एंजॉय कर रहे थे। डर था कि वो वहीं फंस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। अगर आग बुझा भी दी गई तो कोई गारंटी नहीं थी कि कल्प्रिट दोबारा आग नहीं लगाएगा। उसने जोर से चिल्लाया, मंदिर के लोगों को पहले बाहर निकालना होगा। थोड़ी दूर पर गार्ड्स भीड़ को हटा रहे थे। सब लोग धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरो, ध्यान से। पर लोग पैनिक में भाग रहे थे। औरतें डरी हुई थीं और रो रही थीं। फैंशियन भी नीचे कूद गया इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो। इस केओस के बीच फैंशियन ने अपने फादर को आते देखा, जिनके साथ 2 अटेंडेंट्स थे, और चिंता से पूछा, फादर, क्या आप ठीक हैं? फैंजियन ने थोड़ा सर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने फिक्र से कहा, पर मैं देख रहा हूं कि हिज मैजेस्टी अभी भी मंदिर की सबसे ऊंची फ्लोर पर है। ये कहकर उसने अपने पीछे खड़े 2 लोगों को ऑर्डर दिया, तुम दोनों जल्दी यंग मास्टर के पीछे जाओ उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन सुनते ही फैंशियन ने तुरंत अपनी लाइटनेस स्किल यूज की और वहां से निकल गया। तो मैं जाता हूं। दोनों अटेंडेंट्स ने जल्दी से उसका पीछा किया। यंग मास्टर, प्लीज थोड़ा धीरे, हम सच में साथ नहीं चल पा रहे। फैंशियन ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसने सुना ही नहीं, और कुछ ही लीप्स में कई फ्लोर्स ऊपर चढ़ गया। एक तरफ वो बहुत वरीड था, सदर्न किंग में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं थी। अगर आज मंदिर में कोई असैसिन घुस गया था तो वो पक्का दुनिया का टॉप टियर एक्सपर्ट होगा। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक तलवार उसकी गर्दन पर थी। कौन है वहां? खुशकिस्मती से फैंशियन एजाइल था और उसने डॉज कर लिया। उसने हाथ जोड़कर अपना नाम बताया, मैं फैंशियन हूं। फैंशियन ने पहाड़ के नीचे आग की रिपोर्ट दी। ये जानबूझकर लगाई गई होगी। हिज मैजेस्टी की सेफ्टी की चिंता में मैं उन्हें एस्कॉर्ट करने आया हूं। किंग के एम्परर ने अपना सर नहीं मोड़ा, बस एक वर्ड में जवाब दिया, गुड। फैंशियन ने इधर उधर देखा और सिर्फ हिज मैजेस्टी और कुछ प्रिंसेस को पाया। उसने शक से पूछा, एम्परस डावेजर और इंपीरियल कंसॉर्ट्स कहाँ हैं? दरवाजे पर खड़े गार्ड ने जवाब दिया, यूनक होंग पहले ही एम्प्रेस डावेजर को नीचे ले जा चुके हैं। इंपीरियल कंसॉर्ट्स भी उनके बाद चली गईं। ये सुनकर फैंशियन शॉक हो गया। यूनक होंग बीचे जा चुके हैं? इसका मतलब है कि इस फ्लोर पर अभी वो अकेला ही सच में एक्सपर्ट था। शॉक के बाद चिंता आई। उसे नहीं पता था असैसिन कितना स्किल्ड है और क्या वो हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्राउन प्रिंस ने फैंशियन के परेशान चेहरे को देखा, तुरंत समझ गया और एम्परर की तरफ मुड़ा। इंपीरियल फादर, आग का कारण अननोन है, प्लीज अभी के लिए पीछे हट जाएं। एम्परर ने तेवर चढ़ाकर पूछा, आग अभी बुझी नहीं है? तुम जरूर नहीं चाहोगे कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे फूलों का मजा ना लेने देने की सजा मिले। ये बातें सुनना ऐसा था जैसे सारी जिम्मेदारी फैंशियन के कंधों पर डाल दी गई हो। उसे गुस्सा आया। पता चला कि हिज मजेस्टी भी इतने चालाक थे। क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस ने दोनों ने ये सुनकर फैंशियन को हमदर्दी भरी नजरों से देखा। फर्स्ट प्रिंस ने आगे बढ़कर अपने पिता से उसके लिए बात की,
लॉर्ड फैन की बातें सही हैं, सेफ्टी के लिए आपको नीचे जाना चाहिए। इस बात ने फैन शियान को हैरान कर दिया। क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस ने कुछ नहीं कहा, पर फर्स्ट प्रिंस उसकी बात से अग्री कर रहे थे। एम्परर ने जवाब दिया, मैंने अपनी लाइफ में अनगिनत असैसिनेशन अटेम्प्ट्स देखे हैं, तुम लोग कैसे समझ पाओगे। उन्होंने सुनाना शुरू किया। तब दुनिया कितनी केओटिक थी। एक गार्ड ने चिल्लाया, हिज मजेस्टी पर उनकी लाइफ में 43 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और वो कभी पीछे नहीं हटे। एम्परर ने कंटिन्यू किया, नॉर्दर्न ची, डोंगी, वेस्टर्न हू, सदर्न यूए, कितने ही खतरनाक लोगों को मैंने कुचल दिया, उनके घर तबाह कर दिए। वो सब मेरी जान लेना चाहते थे, पर क्या कोई कामयाब हुआ? असैसिन से मिलना एक आदत बन गई है। अब समझे मैं क्यों परवाह नहीं करता। उनके खत्म करते ही सब ने एडमायर किया और खामोश रहे। सिर्फ फैन शियान 1 सेकंड के लिए साइलेंट रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, पर मुझे फिर भी लगता है कि पैलेस वापस जाना बेहतर होगा। ये बातें थप्पड़ की तरह थीं। एम्परर ने आंखें बंद कर लीं, अपना गुस्सा दबाते हुए। फैन जियान ने इतना बेकार बच्चा कैसे पाला? चैन पिंग पिंग को ये कैसे पसंद आया? और मुझे? इन थॉट्स को दबाते हुए उन्होंने आह भरी। क्राउन प्रिंस ने स्माइल की और पूछा, पिता महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया और पैलेस वापस जाने के लिए राजी हो गए हैं? हिज मैजेस्टी ने जवाब नहीं दिया। जमीन पर बैठ गए, हाथों का सहारा लिया और कहा कि उन्हें चाय की जगह शराब पीनी है। बाकी 4 लोगों ने उन्हें देखा और सबके ठंडे पसीने छूट गए। अभी भी जाने का कोई प्लान नहीं। एक अटेंडेंट ने शराब डाली। हिज मैजेस्टी ने तेवर चढ़ाए, मेरे बेटे हर एक सच में डरपोक हैं। उन्होंने थर्ड प्रिंस की तरफ इशारा किया। तीसरे बेटे, यहां आओ और मेरे साथ पियो। थर्ड प्रिंस, जिसके दांत अभी पूरे नहीं निकले थे, मासूमियत से बोला, आपका बेटा आज्ञा मानता है। अटेंडेंट ने झुककर शराब डालना शुरू किया, पर शराब का कप जो अभी भरा ही गया था, एक तलवार के वार से उड़ गया। सब हैरान रह गए। पता चला कि एक सोल्जर ने अभी एक हिडन वेपन चलाया था। थर्ड प्रिंस डर के मारे जम गया। उस सोल्जर ने मौका देखा, कूदा और अटैक कर दिया। तभी कई गार्ड्स ने अलार्म बजाया, असैसिन है, स्पीड बहुत तेज है, जल्दी हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। पर चिल्लाने का क्या फायदा? असैसिन पहले ही अपनी तलवार हिज मैजेस्टी की तरफ घुमा चुका था। सिर्फ फैन शियान सबसे तेज था। उसने हाथ हिलाया, अपने आम में ज़ेनकी भर ली, जिससे वो लोहे जैसा सख्त हो गया, और तलवार को हटा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ शॉक वेव से कई प्रिंसेस कुछ कदम पीछे हट गए। असैसिन ने फिर देखा और पाया कि उसकी तलवार इम्पैक्ट से 2 टुकड़ों में टूट गई है। उसने ऊपर देखा। फैन शियान पहले ही काउंटर अटैक के लिए तैयार था, पर फिर वो रुका। उसके एक्सप्रेशन बदल गए। ये स्ट्रेंथ लेवल? अपर 9th रैंक। बाकी सोल्जर्स ने भी घेराबंदी शुरू कर दी। असैसिन ने घेराबंदी देखी, उसे साफ पता था सबसे खतरनाक इंसान कौन है। उसने डायरेक्टली फैन शियान पर अटैक किया। एक तलवार नीचे चली, फैन शियान ने डॉज किया। फिर एक सिल्वर नीडल निकाली और असैसिन की गर्दन के पीछे चुभा दी। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, खून की उल्टी की और बस इतना कह पाया, जहर। उसी वक्त ज़्वांगकॉन्ग टेम्पल की छत पर एक मिस्टीरियस इंसान ऑब्जर्व कर रहा था। इस इंसान ने एक छोटी तलवार ली थी, सफेद कपड़े पहने थे और एक टाइट मास्क लगाया था। उसकी पहचान साफ नहीं थी। अंदर असैसिन कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। उसके चेहरे की नसें फूल गई थीं। एक सोल्जर ने चेक करने के लिए घुटने टेके और कंफर्म किया कि असैसिन मर चुका है। जब सबका ध्यान असैसिन पर था, मास्क्ड इंसान एम्परर के पीछे आ चुका था। खुशकिस्मती से फैन शियान सही वक्त पर मुड़ा, दांत पीसते हुए चिल्लाया, अभी और असैसिन्स हैं। क्राउन प्रिंस जल्दी से भागा, पिता महाराज। अनएक्सपेक्टेडली वो एक कप से टकराकर जमीन पर गिर गया। फर्स्ट प्रिंस आगे बढ़ा, एम्परर को मास्क्ड इंसान से बचाने के लिए। पिता महाराज ध्यान से। मास्क्ड इंसान ने कुछ नहीं कहा, धीरे से अपनी तलवार निकाली। एक सोल्जर ने ये देखकर हिज मैजेस्टी को बचाने के लिए धक्का दिया। उस सोल्जर ने अभी फर्स्ट प्रिंस को धक्का दिया ही था कि वो खुद तलवार से मारा गया और मौके पर ही ढेर हो गया। एक और सोल्जर तलवार लेकर आगे बढ़ा। मास्क्ड इंसान ने अपनी तलवार पीछे खींची और वार को पैरी किया। फिर स्मूथली तलवार घुमाई और अटैक करने वाले सोल्जर को काट दिया। एक पल में 2 गार्ड्स मारे गए। उनके खून से ज़्वांगकॉन्ग टेम्पल लाल हो गया। फैन शियान परेशानी में आगे बढ़ा, ये ठीक नहीं है। अचानक दूसरी तरफ से एक और इंसान ने तलवार निकाली और हिज मैजेस्टी की तरफ भागा। ये गद्दार वही यूनक था जिसने अभी शराब डाली थी। ये सिचुएशन देखकर फैन शियान सच में 2 जगह एक साथ नहीं हो सकता था।
तीसरा असैसिन वार करने वाला था। अगर अंकल वुजू भी होते तो शायद दो असैसिन्स को एक साथ रोकना और हिज मैजेस्टी और थर्ड प्रिंस दोनों को बचाना इम्पॉसिबल होता। उसे चुनना था, एक हिज मैजेस्टी थे, दूसरा थर्ड प्रिंस। फैन शियान ने अपनी चॉइस कर ली थी। ऑफकोर्स उसे पहले बच्चे को बचाना था। वो आगे बढ़ा और मास्क्ड इंसान की तलवार को हटाया। दूसरी तरफ हिज मैजेस्टी खतरनाक सिचुएशन में थे। यहाँ फैन शियान मास्क्ड इंसान से लड़ रहा था, दोनों बराबर के लग रहे थे, पर फैन शियान का दिमाग पूरी तरह लड़ाई पर नहीं था। वो अभी भी हिज मैजेस्टी की सिचुएशन पर नजर रखे हुए था। उसका एजिलिटी सच में कमाल का था। कॉम्बैट में डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा गुनाह है। मास्क्ड इंसान जो पहले से ही मार्शल आर्ट्स में बहुत स्किल्ड था, ने तुरंत मौका देखा, फैन शियान का हाथ पकड़ा, फिर अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और अपनी तलवार फैन शियान की गर्दन की तरफ चलाई। फैन शियान ने बस किसी तरह अपना सर पीछे झुकाकर डॉज किया। उसके ठंडे पसीने छूट गए। अगर तलवार थोड़ी और तेज होती तो वो पक्का मर जाता। अटैक फेल होता देख मास्क्ड इंसान ने फैन शियान को लात मारी, फिर तलवार घुमाई। इस क्रिटिकल मोमेंट में फैन शियान ने अपनी सारी टिरानिकल जेन की अपने लेफ्ट आर्म में भर ली और डायरेक्टली तलवार की धार पकड़ ली, जिससे तलवार रास्ता भटक गई और सीधा उसके लेफ्ट शोल्डर में जा घुसी। जिंदगी और मौत का सवाल था। उसकी पूरी बॉडी की जेंची फट पड़ी। फैन शियान का पूरा वजूद जैसे जलने लगा और उसकी आंखें गोल्डन हो गईं जब उसने अपना राइट फिस्ट मुक्का चलाया। मास्क्ड इंसान का वेपन कंट्रोल में था। उसके पास सिर्फ अपना लेफ्ट फिस्ट चलाने का ऑप्शन था। दोनों फोर्सेस टकराईं और ज़्वानकोंग टेम्पल के बाहर एक झटका महसूस हुआ जिसने आसमान तक को हिला दिया। मास्क्ड इंसान का लेफ्ट हैंड लगभग तबाह हो गया था। मांस फटी हुई और हड्डियां चूर चूर थीं। फिर भी फैन शियान का राइट हैंड ठीक था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा और स्लो होते तो मैं पक्का तुम्हारी छाती चीर देता। मास्क्ड इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जानते हुए कि वो जीत नहीं सकता, वो तुरंत खिड़की से बाहर उड़ गया भागने के लिए। फैन शियान ने खिड़की से बाहर देखा और गाली दी। फेल्ड असैसिनेशन पर भागने में तेज है। अचानक उसे याद आया, हाँ, हिज मैजेस्टी। दूसरी तरफ गद्दार जमीन पर गिरा हुआ था, खून में लथपथ। एम्परर किंग ने खून से सनी हुई वाइन ट्रे पकड़ी हुई थी और कॉन्फिडेंस से कहा, हालांकि मैं ये लियू युन नहीं हूं, पर मैंने ये एम्पायर घोड़े की पीठ पर बैठकर बनाया है। मैं किसी ऐरे गैरे से असैसिनेट कैसे हो सकता हूं? ये देखकर फैन शियान के चेहरे पर सुकून की स्माइल आई। अच्छा है कि आप ठीक हैं। इतना कहने के बाद फैन शियान थकान से जमीन पर गिर गया। एम्परर किंग जल्दी से चिल्लाया, गार्ड्स, इंपीरियल फिजिशियंस को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ये खबर पूरे पैलेस में फैल गई। अटेंडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। क्या हिज मैजेस्टी पर हमला हुआ? खुशकिस्मती से हिज मैजेस्टी को इस बार चोट नहीं आई, पर लॉर्ड फैन, सुपरवाइजरी काउंसिल के कमिश्नर, हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करते वक्त बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। पता नहीं वो बचेंगे या नहीं। हिज मैजेस्टी को इतना गुस्सा होते नहीं देखा। फैन शियान अब कैसा है? इंपीरियल डिक्री के मुताबिक सारे इंपीरियल फिजिशियंस उनका इलाज करने गए हैं। पैलेस वापस आने के बाद एम्परर किंग ने एक यूनक को इंस्ट्रक्ट किया, सुनो, फिजिशियन से कह दो अगर फैन शियान को कुछ हुआ तो उन्हें भी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। यूनक के ठंडे पसीने छूट गए। यूनक होंग जो पीछे खड़े थे वो भी पसीने से भीगे हुए थे और स्पीचलेस थे। बहुत बेरहम है। एम्परर किंग सोच में डूब गए। ज़्वानकोंग टेम्पल में कुछ हुआ। गार्ड्स अभी तक नहीं पहुंचे थे, पर फैन शियान पहले पहुंच गया। मैंने शुरू में सोचा था कि वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता है, पर अनएक्सपेक्टेडली उसने मुझे नहीं बचाया, बल्कि पहले थर्ड प्रिंस को बचाने गया। मेरे बेटे,